Hey guys, welcome back to my channel. My name is आशुतोष और आज करने वाले हैं हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th NCERT हिस्ट्री का। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वन शॉट नहीं, ये एक गन शॉट है। जी हाँ, तो ये एक गन शॉट है, ठीक है। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइज नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो आओ जान लेते हैं स्टोरी लाइन क्या है, ठीक है। तो एक तरफ क्या चल रहा है, एक तरफ बातें चल रही हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर नेपोलियंस राइज हुआ और फॉल हुआ। उसमें हम लोग जानेंगे क्या, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ सकता है, इस पॉइंट से, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। वो कब हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना आपने पढ़ा होगा, जो वर्सेल्स में हुआ था। तो उसके बाद जो क्या क्या चेंजेस आई वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ट्रीटी ऑफ वियना। उसके बाद फिर एज ऑफ रिवॉल्यूशन, कि कैसे फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, फ्रांस, फिर जर्मनी, इन्होंने नेशनलिज्म फीलिंग लाई और कैसे एक नया एज ऑफ रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, न्यू रिवॉल्यूशनरीज आए थे, ठीक है। तो ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर हम देखेंगे कि द मेकिंग ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो इन तीनों का हमें क्या जानना है, इन तीनों का हमें जानना है कि ये तीनों नेशन स्टेट कैसे बने। और इस चैप्टर में स्टेट बोलूँगा तो स्टेट का मतलब ये मत समझना कि कोई कंट्री के अंदर का स्टेट है, जी नहीं। यहाँ इस चैप्टर में स्टेट का मतलब ही कंट्री है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, इसमें स्टोरी क्या है और इसकी आइडिया क्या है। ये दोनों चीज़ हम चलते चलते पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन, चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरू, who visualized his painting. In his painting, a society made of democratic and social republic. तो इसका क्या आंसर होगा, मुझे बताओ। इसका आंसर है फ्रेंच। सो ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है। बुक में पहले ही पेज में दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ लो, इससे एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू भी आपको बताते चलूंगा, ठीक है। दिगराज सर द्वारा दिया हुआ पीडीएफ फिर से मैं बता दूं, दिगराज सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्या कि आखिर तो फ्रेडरिक सोरू थे, उनकी आइडिया क्या थी, उनका एक यूटोपियन विजन था, इतना आपको पता है। यूटोपियन का क्या मतलब होता है, यूटोपियन विजन यानी कि ऐसा विजन जो बहुत ही मुश्किल हो अचीव करना, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं या नेशन के लिए कुछ ऐसा उन्होंने सोचा था कि लोगों को लगा नहीं था कि ये सच हो सकता है। क्यों नहीं लगा था भाई, अरे भाई सच कैसे लगेगा। उस ज़माने में ऑटोक्रेसी चल रही थी और ऑटोक्रेसी की वजह से किसी के मन में ये आइडिया आया ही नहीं कि नेशन स्टेट भी बन सकता है, जिसमें हम नेशन को एक ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम से निकाल कर हम लोग एक नेशन को बना सकते हैं जो कि डेमोक्रेटिक हो और जहाँ पे लोगों का राज चले, ठीक है। तो नेशन का ज़रूरत इस सब चीज़ों के लिए पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ था। सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था वो ट्रांसफ़र हुआ ऑफ पावर टू पीपल। ट्रांसफर ऑफ पावर टू पीपल यानी कि जो मिडिल क्लास, जो पुअर लोग थे, उनको पावर मिली। उनको पावर मिलने से उन्होंने क्या किया, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की उन्होंने। उसमें हम लोग ने क्या क्या किया, ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे भी अच्छे से हम लोग पढ़ के जाएंगे क्या क्या हुआ, बताते हैं आपको। द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ले सिटोयन, ठीक है। ला पात्री वर द मैन, whereas लेक सिटोयन सिटीजन्स वर द वुमेन, ठीक है। अब ट्राई कलर फ्लैग, न्यू ट्राई कलर फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, है कि नहीं, ठीक है। फिर नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड। उसके बाद न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, जिससे एक सेम टाइप का लोग गाना गाते थे, रोमांटिसिज्म इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग, उससे भी ये कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया। फिर फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे रखा गया, ठीक है, ताकि लोग ये सब बोल सकें। अब नेपोलियन आया, वो पूरे यूरोप को कैरी कर रहा था, किस चीज़ पे भाई, नेशनलिज्म की ओर ले जाने के लिए। पहले तो उसने लोगों को बोला कि मैं आपको नेशनलिज्म दिखाऊंगा,
लेकिन लेटर he was the only one who tried to bring the autocracy again. He tried to suppress the people of France and the further territories he gained in Europe. So we will talk about that as well. During the Treaty of Vienna 1815, we will see how the Prussia, Russia, Austria, Britain, they came together and removed all the privileges or whatever rules Napoleon made and gave back the territories to the people. Okay, so first of all, let's see what is Napoleon and the Civil Code. So it was the Civil Code of 1804. We can also say Napoleonic Code. तो इसमें मैं क्या क्या जानना था आइए बताते हैं आपको. पहले privileges based on birth were abolished. Equality before law was introduced. Abolished the feudal system. Guild restrictions were removed. Trade, transport and communication were improved. ठीक है, ये सब चीज़ें हुई. तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ? बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स का. अरे भाई क्यों हुआ? तो तुम्हें पता होगा कि पहले फ्रांस में क्या था कि हर जगह अलग करेंसी यूज़ होते थे, हर जगह अलग लैंग्वेजेस यूज़ होते थे. तो इन सब के मिलने से, एक होने से क्या हुआ? एक तो नेशनलिज्म का फीलिंग है, अच्छा चीज़ हुआ. दूसरा, इन्हें फ़ायदे हुए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, सब तरीके से इन सबको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी, बेटरमेंट दिखा इनके फैसिलिटीज़ पे. ठीक है, फिर द एरियाज conquered, the reactions of the people, local populations to French rule were mixed. जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा आपको, बिजनेसमैन खुश थे, पुअर मिडिल क्लास लोग खुश थे. अरे भाई कोई तो ना खुश होगा, बहुत लोग ना खुश थे. अब ये क्यों? तो याद रखो, इस पे 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है. 3 पॉइंट्स थे, बता देता हूँ जल्दी से. क्या मैंने नीचे दिया है? शायद से नहीं. आओ यहाँ मैं आपको बता दूँ. ये जो द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, ये लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है. और क्यों ऐसा हुआ ये भी बताया गया है. तो चलो मैं बताता हूँ कि ये सब क्यों था. सबसे पहला, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे. क्यों? क्योंकि इंक्रीज्ड टैक्सेशन वाज इंक्रीज, है ना, टैक्स बहुत लेने लगे थे लोग. ठीक है, फिर एक्सेसिव सेंसरशिप, स्पेलिंग गलती दी मैंने, एक्सेसिव सेंसरशिप होने लगा कि जो भी लोग नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी बोलते उन्हें बुरे तरीके से मारा जाता था, नहीं तो उनके ऊपर कुछ किया जाता था, केस. तीसरा था कि फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी. या फ्रेंच आर्मी भी लिख सकते हो अगर चाहो तो. तो ये कुछ चीजें थी जो कि क्या थी, कारण थी किस चीज की? डिससेटिस्फैक्शन ऑफ नेपोलियंस पीपल. क्यों भाई? यही 3 मेजर रीजन थे. एक, दूसरा ये, और तीसरा ये. ठीक है, अब आओ देखते हैं. सिविल कोड ऑफ 1805 ऑफ फ्रांस इज यूजुअली नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी कोड. जी नहीं. नेपोलियनिक कोड. जी हाँ. यूरोपियन इम्पेरिकल कोड. जी नहीं. फ्रेंच सिविल कोड. जी नहीं. इस तरह आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन याद रखना, नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1805 वर टोटली द सेम थिंग. ये था ऑप्शन बी. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग जानेंगे कि हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन डाइवर्स यूरोप. अब देखो, नेपोलियनिक कोड तक हम आ गए हैं. अगला चैप्टर, मतलब अगला पार्ट इस वीडियो का जल्दी आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब बता दूंगा तो सब सही नहीं रहेगा. तो ये था गनशॉट का पार्ट 1. ठीक है, मिलेंगे हम लोग कहाँ जल्दी बताओ, कहाँ मिलेंगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में. कब मिलेंगे? जल्दी बताओ कब मिलेंगे. अरे बताओ भाई, जल्दी मिलेंगे. ठीक है प्रभु, बाय बाय.